हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। मैंने कल आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया था, सेक्शन 96 से 106 तक। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण लीडिंग केस प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताता हूं, जो प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला केस है मुंशी राम वर्सी दिल्ली प्रशासन। देखिए, कोई व्यक्ति जब प्राइवेट डिफेंस की प्ली लेना चाहता है तो क्या उस व्यक्ति ने उसमें अपनी प्राइवेट डिफेंस को प्ली करना चाहिए डिफेंस के रूप में? तो इसका आंसर है हाँ, करना चाहिए, तभी उसको प्राइवेट डिफेंस का लाभ मिलेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मुंशी राम वर्सी दिल्ली प्रशासन के केस में यह कहा कि यदि अभियुक्त किसी कारणवश अपने डिफेंस में प्राइवेट डिफेंस का प्ली ना कर पावे और पत्रावली पर ऐसा साक्ष्य मौजूद है कि अभियुक्त राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का राइट रखता है, तो वहां पर न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि अभियुक्त को प्राइवेट डिफेंस का लाभ दे। यह बात मुंशी राम वर्सी दिल्ली प्रशासन के मामले में कही गई है। अमजद अली वर्सेस मध्य प्रदेश का राज्य का जो एक लीडिंग केस है, उसमें यह बात बताई गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि प्राइवेट प्रतिरक्षा की या निजी प्रतिरक्षा की कितनी आवश्यकता है या कितनी आवश्यकता नहीं है, वो तथ्य और परिस्थिति पर डिपेंड करता है। तो इसको जो है सोने की तराजू में तोलकर नहीं देखा जा सकता कि उस समय जब प्राइवेट डिफेंस की जरूरत पड़ी कि वो कितनी आवश्यक थी, कितनी आवश्यक नहीं थी, इसको सोने की तराजू में तोलकर नहीं देखा जा सकता, बल्कि तथ्य और परिस्थितियां उस समय क्या थी जिस समय की प्राइवेट प्रतिरक्षा की आवश्यकता उत्पन्न हुई, तो वो देखी जानी चाहिए। ये अमजद अली खान वर्सी मध्य प्रदेश राज्य में, बूटा सिंह वर्सी पंजाब राज्य के मामले में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ण निर्णय अमजद अली खान से सहमति व्यक्त की और ये कहा कि प्राइवेट डिफेंस की कितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता नहीं है, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करती है, उस समय की जिस समय की वह अपराध या वह कार्य हो रहा है। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस जो है, ये धारा 100 पे है, जिसमें कि अपहरण के मामले संबंधित है। यहां पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया और अपने ससुर से कहा कि इसको अभी लेके जाऊंगा। ससुर ने उससे इनकार किया कि सुबह चले जाना, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को घसीटना चालू कर दिया घर से। तो वहां पर उसके जो साले थे विश्वनाथ, उसने इस प्रकार से अपनी बहन को घसीटता देखा जाकर अपने जीजा पर जो चाकू से हमला कर दिया और उसकी मृत्यु कारित कर दी। वहां पर विश्वनाथ ने प्राइवेट डिफेंस का लाभ लिया, क्योंकि यहां पर मेरी बहन को जबरदस्ती घसीटा जा रहा था, इसीलिए वह मेरी बहन का जबरदस्ती अपहरण कर रहा था। वहां पर मैंने इसीलिए अपनी बहन की प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए अपने जीजा की मृत्यु कारित कर दी, तो मुझे प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ मिलना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस अभियुक्त विश्वनाथ को वहां प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान किया। और भी केस हैं, लेकिन ये प्री एग्जाम में अधिकांशतः ये केस पूछे जाते हैं। अब हम अगला विषय शुरू करते हैं, ऑफ अबेटमेंट, यानी कि दुष्प्रेरण के विषय में। देखो, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 3 ऐसे अपराध हैं जो कि अपूर्ण अपराध माने जाते हैं। जो भारतीय दंड संहिता
में अपूर्ण अपराध। हालांकि ये अपूर्ण अपराध हैं, ये भारतीय दंड संहिता के अंदर दंडनीय अपराध हैं। पहला है दुष्प्रेरण, अबेटमेंट, जो सेक्शन 107 से 120 तक में। दूसरा है आपराधिक षड्यंत्र, जो धारा 120 ए और 120 बी में है। तीसरा है आपराधिक प्रयास, जो सेक्शन 511 में है। ये भारतीय दंड संहिता में अपूर्ण अपराध हैं, लेकिन विधि के अकॉर्डिंग दंडनीय अपराध हैं। कंप्लीट हो गए तो ठीक है, नहीं कंप्लीट हुए तब भी अपराधी माने जाएंगे। अब इनके बारे में दुष्प्रेरण का जो चैप्टर है, चैप्टर 5 है। आपराधिक षड्यंत्र का जो चैप्टर है वो 5A है, और आपराधिक प्रयास का जो चैप्टर है वो 23 है। प्रपोर्ड भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 में भी अपूर्ण अपराध सेम यही है, और एक सुविधापूर्ण रूप से बहुत अच्छा किया कि ये प्रावधान एक ही जगह रख दिए। ये बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर जो है 4 में इन तीनों अपराधों को एक जगह रख दिया। सेक्शन 45 से लेके 45 टू 60 तक में एक जगह इनको रख दिया गया, जो कि 62 में। तक एक जगह रख दिया गया। अब सेक्शन 45 टू 60 तक दुष्प्रेरण के विषय में है, और सेक्शन 41 आपराधिक षड्यंत्र के बारे में है। सेक्शन 62 आपराधिक प्रयास है। इस प्रकार से बीएनएस के अंतर्गत ये चैप्टर 4 में इन तीनों के बारे में, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और आपराधिक प्रयास, तीनों ये रख दिए गए। धारा 45 से लेकर 60 तक दुष्प्रेरण के विषय में कर दिया गया। धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र के बारे में कर दिया गया। धारा 62 आपराधिक प्रयास के बारे में कर दिया गया। तो यहां पर जो है इनको सुविधापूर्ण रूप से किया गया है। अब हम अपने मूल चीज पाते हैं, भारतीय दंड संहिता के अंदर दुष्प्रेरण का अपराध, और यहां भी बीएनएस में भी दुष्प्रेरण का अपराध सेम ही है, तो उसके बारे में बात करते हैं। दुष्प्रेरण सब तक कोई अपराध नहीं है, जब तक कि वह कार्य जो दुष्प्रेरण के अनुसरण में किया जाता है भारतीय दंड संहिता या तत्सम प्रवर्त किसी विधि के अंतर्गत, वह अपराध नहीं है। अगर वह भारतीय दंड संहिता के अंदर वह कार्य अपराध है या तत्सम प्रवर्त विधि के अंतर्गत वह कार्य अपराध है, तभी दुष्प्रेरण का कार्य भी अपराध की श्रेणी में आएगा, अन्यथा नहीं। देखो, दुष्प्रेरण जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत, सेक्शन 107 में अगर कोई व्यक्ति किसी बात को करने के लिए दूसरे व्यक्ति को
दुष्प्रेरित करता है तो वह किस प्रकार से कर सकता है। ये 3 प्रकार हैं, यानी कि दुष्प्रेरण के अंतर्गत 3 प्रकार से कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित कर सकता है। तो दुष्प्रेरण किसी बात को उकसाने द्वारा, उकसाकर, यानी कि उकसाने का मतलब है कि अबेटर द्वारा दूसरे व्यक्ति के मन में प्रोत्साहित किया गया, उत्तेजित किया गया, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। अगर किसी भी रूप में उसको उत्प्रेरित किया गया या प्रोत्साहित किया गया तो वहां पर जो वह कार्य उकसाना माना जाएगा, यानी कि अभियुक्त द्वारा उस कार्य को दूसरे व्यक्ति को उकसाकर वह कार्य संपादित करना। जैसे कि कोई मालिक जो अपने नौकर को उकसाता है कि ये यहां कार्य कर, और वो भारतीय दंड संहिता के अंदर अपराध है, तो मालिक जो है यहां दुष्प्रेरक है और दुष्प्रेरण के अपराध का गठन करता है। उकसाना प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह कहता है कि यह कार्य कर वरना मैं आपके लिए यह कार्य करूंगा, और वह उससे उकसाने के पश्चात जो वह कार्य करता है तो यह एक अपराध होगा। जैसे कि उकसाने द्वारा अपराध के मामले में, जैसा ए व्यक्ति सहारनपुर का निवासी है और वह बी व्यक्ति जो इलाहाबाद में रहता है उसको जो है एक पत्र भेजता है, यानी कि पत्र द्वारा भी उकसाना हो सकता है। ए बी को पत्र भेजता है कि आप जो है इलाहाबाद में सी व्यक्ति की हत्या कर दो, और वह इस उकसावट के अंतर्गत सी की हत्या कर देता है। तो यहां पर यह तो मुख्य अपराधी है, यह एक अबेटर है, यानी कि जिस प्रकार से बी ने सी का मर्डर किया है और वो सेक्शन 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया, इसने भी हत्या का दुष्प्रेरण किया है। भले ही इसने लेकिन क्योंकि इसकी ए की उकसावट से ही बी ने सी का मर्डर किया, वो पत्र द्वारा भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, किसी प्रकार से हो सकता है, यानी कि अपराध जो कंप्लीट हो गया। यहां अबेटर भी उसी अपराध से दंडित होगा जैसे कि मुख्य अपराधी ने वह कार्य किया है, यानी कि सी की हत्या की। उसके बाद होता है यहां पर क्या मौन सहमति द्वारा भी उकसाना हो सकता है। मूक सहमति भी या प्रदर्शित मूक सहमति भी उकसाने के अंतर्गत आ सकती। प्रदर्शन करना, जैसे कि एक मामले में 3 वर्षीय मोहित के मामले में एक महिला थी, उसका पति जो है एक्सपायर हो गया, और एक्सपायर होने पर वह अपने पति के साथ ही सती होना चाहती थी। वहां वह चिता तक गई और लोगों द्वारा रोकी गई कि नहीं तुम सती मत हो, लेकिन वह कहती थी कि मैं तो अपने पति के साथ ही सती होंगी। वहां पर उसके सौतेले पुत्र भी खड़े थे। जब वो नहीं रुकी तो वहां पर खड़े लोगों ने जो अंतिम संस्कार के लिए गए थे उन्हें राम राम कहना चालू कर दिया, और वह महिला जो है अपने पति के साथ सती होगी। तो ये जो है जो मूक सहमति, प्रदर्शित मूक सहमति थी, यानी कि उसको जो है प्रदर्शित मूक सहमति दिया, उन्होंने उत्प्रेरित कर दिया राम राम कहकर। तो वहां पर वे सभी जो वहां पर खड़े हुए थे राम राम का वाचन कर रहे थे, तो वे जो है यहां पर उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण के दोषी होंगे। दूसरा होता है षड्यंत्र द्वारा, बाय कॉन्सिक्वेंसी। यहां पर षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए दो, क्योंकि षड्यंत्र का गठन जो है 2 या 2 से अधिक कर सकते हैं, 2 एंड मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई षड्यंत्र रचते हैं और उस षड्यंत्र के अनुसरण में उन व्यक्तियों में से किसी भी एक व्यक्ति द्वारा अगर अपराध किया गया है
तो वहां पर वे सभी व्यक्ति जो षड्यंत्र के अंतर्गत जो है दोषी माने जाएंगे, यानी कि दुष्प्रेरण द्वारा षड्यंत्र के दोषी माने जाएंगे। षड्यंत्र, यहां सेक्शन 107 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और उनमें से जैसा षड्यंत्र उन्होंने मीटिंग ऑफ माइंड किया उसके अनुसरण में कोई कार्य किया जाना आवश्यक है। यदि उनमें से कोई कार्य नहीं किया गया, सहमति तो बनेगी लेकिन कोई कार्य नहीं किया, तो वे जो है सेक्शन 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण द्वारा षड्यंत्र का अपराध सर्जित नहीं करते, वे आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत दोषी हो सकते हैं। 120A के अंतर्गत 120B के अंतर्गत दंडित हो सकते हैं, लेकिन वे यहां पर दंडित नहीं हो सकते जब तक कि 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा 2 या अधिक व्यक्ति षड्यंत्र करते हैं और षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य नहीं करते, तो वे सेक्शन 107 के अंदर दुष्प्रेरण द्वारा षड्यंत्र का अपराध सर्जित नहीं करते जब तक कि उन 2 या अधिक व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा वह षड्यंत्र के अकॉर्डिंग, जो षड्यंत्र रचा था उसके अकॉर्डिंग कोई कार्य न किया गया हो। अगर कोई कार्य किया गया तो यहां पर सेक्शन 107 के सब कलर 2 के अंतर्गत वे क्या नाम दुष्प्रेरण द्वारा अपराध का षड्यंत्र रचित करेंगे। इसी प्रकार तीसरा दुष्प्रेरण होता है सहायता द्वारा, बाय एडिंग, सहायता द्वारा। यहां एक व्यक्ति दूसरे की मदद करता है, वो चाहे कार्य करके करे, चाहे लोभ करके करे, चाहे उसमें जो है सुविधाएं प्रदान करके करे। यानी कि जो सहायता द्वारा दुष्प्रेरण होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है, कार्य में सम्मिलित होकर, या अवैध लोभ करके, या सुविधाओं प्रदान करके, या सुविधाएं पहुंचा करके उनको जो है इस प्रकार से सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध जो है यहां पर सर्जित करता है। तो 3 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 अवैध लोभ द्वारा, अवैध लोभ, नंबर 2 कार्य द्वारा, नंबर 3 सहायता द्वारा सुविधा प्रदान करके। तीन प्रकार से हो सकता है। अब अवैध लोभ द्वारा है, मान लो किसी अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और एसएचओ ने, जो पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी होता है, उसको यह पता है कि संभावित चोर को, जो चोर है उसको जो है प्रताड़ना दी जाएगी और वह जो है वहां से हट जाता है, पुलिस स्टेशन से बाहर चले जाता है और वो जो एसआई हैं या पुलिस के अन्य कर्मचारी हैं उस चोर को जो प्रताड़ना देते हैं संस्कृति अभिप्राप्त करने के लिए, क्योंकि पिटाई करके संस्कृति अभिप्राप्त करना भारतीय दंड संहिता की धारा 330 के अंतर्गत जो दंडनीय अपराध है। तो वहां से उसने जो अवैध लोभ किया, तो अवैध लोभ करके उसने जो है वहां पुलिस अधिकारी को सहायता पहुंचाई, इसीलिए वह उस कार्य के दोषी होगा। यहां पर साम्राज्य वर्षी कालीचरण का वाद इससे संबंधित है। बनाम कालीचरण का वाद इससे संबंधित है। इसमें जो मुख्य सिपाही जानबूझकर इसलिए हट गया था पुलिस स्टेशन से कि एक चोर को जो प्रताड़ना दी जाएगी उसको से संस्कृति अभिप्राप्त करने के लिए। तो यहां पर जो मुख्य सिपाही था वह अवैध लोभ द्वारा सहायता कर रहा था, इसीलिए जो है वह दुष्प्रेरण द्वारा सहायता का दोषी माना गया। दूसरा है कार्य द्वारा, कार्य द्वारा भी कर सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण केस है सम्राट बनाम फैयाज हुसैन। केस है, इसमें जो एक जमींदार साहब पुलिस सिपाहियों को कमरा किराए देते हैं और उसने जमींदार साहब ने पता था कि वहां संभावित चोर को प्रताड़ना दी जाएगी
और इसीलिए ये कमरा जो है किराए पे लिया गया। तो वहां वे कार्य द्वारा, यानी कि जो सहायता है उसमें कार्य द्वारा जो है यहां सहायता कर रहा उनकी, तो इसलिए यह भी जो है दुष्प्रेरण द्वारा सहायता के अंतर्गत जो दोषी माना जाएगा। एक है सुविधा प्रदान करके, सहायता द्वारा सुविधा प्रदान करके यहां पर दुष्प्रेरण कर रहे, तो इसमें भी अगर जो व्यक्ति सुविधाएं प्रदान कर रहा और उससे सहायता कर रहा तो वहां वह भी दोषी माना जाएगा। जैसे कि ओमी वर्सेस एम्परर का मामला है, ओमी बनाम सम्राट, ओमी बनाम सम्राट के केस में एक पंडित जी ये जानते थे कि जिसकी शादी, जिस लड़के की शादी पंडित जी करा रहे थे वो पूर्ण विवाहित है और उसकी जो है वहां पर फेरे कराए उसने जो है, यानी कि विवाह की अध्यक्षता की, जानते हुए इस बात को, तो उसने जो है सहायता द्वारा सुविधा प्रदान करके उसके जो है शादी संपन्न कराई। इसीलिए जो है वह भी यहां पर दुष्प्रेरण द्वारा, यानी कि सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का अपराधी है। तो इस प्रकार 3 प्रकार से दुष्प्रेरण गठित हो सकता है, यानी कि किसी बात को जो कि भारतीय दंड संहिता या तत्सम प्रवर्त किसी विधि के अधीन दंडनीय हो, अगर उस मामले में उकसाता है, षड्यंत्र करता है या सहायता करता है, तो इस 3 प्रकार से वह जो है दुष्प्रेरण का अपराध गठित करता है और इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखते हैं अगला कि ये तो होगा दुष्प्रेरण क्या है, दुष्प्रेरण को यानी कि परिभाषित कर दिया गया। इसके बाद जो है देखना पड़ेगा कि अबेटर क्या है, यानी कि अबेटमेंट कैसे किया जा सकता है। अबेटर क्या है? अबेटर उस व्यक्ति कहते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति को उकसाकर, षड्यंत्र द्वारा या सहायता द्वारा कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो यहां पर सेक्शन 108 के अंतर्गत दुष्प्रेरण को बताया गया है कि दुष्प्रेरण कौन होगा और वह किस प्रकार से वो करेगा, कार्य करेगा। सेक्शन 108 के अंतर्गत दुष्प्रेरक वह व्यक्ति है चाहे वह किसी सक्षम व्यक्ति को अबेट करे या किसी अक्षम व्यक्ति को अबेट करे, लेकिन वह उस कार्य का दोषी माना ही जाएगा। यहां पर जो है 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। इसमें सेक्शन 108 में 5 स्पष्टीकरण दिए गए और पांचों के पांचों जो है अलग अलग जो है इस प्रकार से अबेटर को बताते हैं। अबेटर के बारे में पहला है कि अगर अबेटर किसी ऐसे व्यक्ति को अबेट करने के लिए उकसाता है जो विधि अनुसार समर्थ भी नहीं है, तो वह भी तब भी वह अबेटर दोषी माना जाएगा। भले ही एक अक्षम व्यक्ति ने कार्य किया, वो किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाता विधि के अनुसार। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, यानी कि अबेटर ए अबेटर बी व्यक्ति को यह कहता है कि आप जो है फला व्यक्ति यानी कि सी की हत्या कर दो और बी इनकार कर देता है, तो यहां यह अबेटमेंट का दोषी है। यह अपराध हुआ हो या न हुआ हो, क्योंकि इसने जो बी ने इनकार कर दिया मैं तो नहीं करूंगा इस काम को, तब बी ए जो है अपराध का दोषी है। ए ने बी से कहा कि आप सी की हत्या कर दो, सी की हत्या करने के लिए उसको जो है उकसाया या उसका दुष्प्रेरण किया। बी ने सी को जो है चोट पहुंचाई, लेकिन वह जो है चोट पहुंचाने के बाद वह जो घाव हुआ था वो कुछ समय पश्चात जो ठीक हो गया और वह इस प्रकार से, लेकिन यहां पर ए क्योंकि हत्या के लिए बी को अबेट किया था, भले ही यह व्यक्ति जो स्वस्थ हो गया, इसकी मृत्यु नहीं कारित हुई, तब भी ए जो है यहां अबेटमेंट का यानी कि हत्या के अबेटमेंट का दोषी माना जाएगा। यह भले ही चाहे जो है चोट का माने जाए। ए व्यक्ति जो अबेटर है, बी व्यक्ति एक एवेक्स व्यक्ति को या पागल व्यक्ति को अबेट करता है कि तुम जो है सी के भोजन में
20 मिला दो, क्योंकि एवेक्स है ये, सॉरी एवेक्स यानी कि 7 साल से कम आयु का बालक, सॉरी मैम 7 साल से कम आयु के बालक या पागल व्यक्ति को सी के भोजन में विष मिलाने के लिए उत्प्रेरित करता है, और बी जो कि 7 साल से कम का है या पागल व्यक्ति है, सी के भोजन में विष मिला लेता है। यहां बी क्योंकि 7 साल से कम का है और पागल है, तो यहां पर 82 और 84 जो है, 82 और 84 जो है उसकी रक्षा कर रही, वो तो किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। लेकिन ये जो है यहां पर भारत में किसी व्यक्ति का दुष्प्रेरण किया जाता है, ये 108 ए है, यानी कि आर्बिटर जो है भारत में है, लेकिन वह पाकिस्तान के कराची शहर में किसी व्यक्ति को आदेश करता है कि वह जो कराची शहर में फला व्यक्ति को मार दे, तो उसका अपराध जो है यहां पर सेक्शन 108 ए के अंतर्गत आएगा। हाल जैसा कि भारत का कोई दृष्टांत दे रखा, भारत का कोई व्यक्ति गोवा में किसी व्यक्ति को अबेटमेंट हत्या के लिए अबेटमेंट करता है, तो वह जो है सेक्शन 108 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, जो भारत में बैठा व्यक्ति है जो अबेटमेंट करता है, दोषी होता है। सेक्शन 109 जो है यह बताती है कि अबेटमेंट जो व्यक्ति करता है तो अबेटर किस अपराध का दोषी होगा उसके बारे में। तो यहां पर मान लो ए व्यक्ति बी व्यक्ति का अबेट करता है कि वह सी का मर्डर कर दे, हत्या कर दे, हत्या के लिए दुष्प्रेरित किया, ए ने बी को। अब बी ने जो है यहां सी का मर्डर कर दिया, इसकी हत्या कर दी, तो ये व्यक्ति, ये तो क्या नाम सेक्शन 302 का, अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है तो सेक्शन 302 के अंदर दंडित होगा। अब इसके बारे में क्योंकि यहां पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि, क्योंकि सेक्शन 302 के अंदर हत्या के अपराध का दोषी है, हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी के बारे में नहीं बात की गई, तो सेक्शन 109 कहती है अगर किसी धारा के अंतर्गत अव्यक्त रूप से दुष्प्रेरण का दंड नहीं दिया गया है तो वह उसी अपराध के उबंधित दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के। तो ये भी जो है सेक्शन 302/109 के अंतर्गत ए दोषी माना जाएगा, क्योंकि ये तो 302 के अंतर्गत, ये एक उसके अंतर्गत ये दोषी माना जाता है। इसी प्रकार से जैसे कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण है, अगर बालक की, क्योंकि यहां दुष्प्रेरण का अलग से अव्यक्त उपबंध दे दिया गया, अगर किसी कोई भी निडर व्यक्ति है उसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करते हैं तो सेक्शन 366 प्रकार से डायरेक्टली दे दी। लेकिन यहां पर डायरेक्टली धारा नहीं है तो वहां उस धारा में जो उपबंध है उसी के अंतर्गत भी अबेटर दोषी माना जाएगा। मान लो ए व्यक्ति बी को अबेटिंग करता है कि सी के घर में चोरी करे और बी चोरी करता है, तो बी तो जो है यहां पर सेक्शन 380 घर में चोरी करने की, और ये ए सेक्शन 380/109 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। तो उस उपबंधित दंड से यह भी दोषी होगा और अलग से दुष्प्रेरण के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है। अब आते हैं हम धारा 111 पर। धारा 111 के अंतर्गत यहां दुष्प्रेरक किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है कोई अपराध करने के लिए, तो वहां पर क्या आर्बिटर उसी अपराध के लिए दोषी होगा? बिल्कुल होगा। अगर ए ने यहां बी से कहा कि तुम सी के घर में चोरी करो और वह चोरी करता है, तो यहां दोनों के दोनों यहां ये तो चोरी के दुष्प्रेरण के लिए और ये चोरी के लिए दोषी होगा।
लेकिन अगर ए बी से कहता है कि सी के घर में चोरी करो, और बी जो है वहां चोरी भी करता है और उस घर में जो है आग भी लगा देता है, तो यहां पर अगर इस चोरी का अभिसंभाव्य परिणाम आग लगाना भी था तो यहां ए भी दोषी होगा और बी भी दोषी होंगे, लेकिन केवल यहां अभिसंभव प्रणाली, क्योंकि ए ने बी को चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित किया, केवल आग लगाने के लिए दुष्प्रेरित नहीं किया था, इसीलिए बी यहां पर चोरी का और आग लगाना यानी कि रिष्टि का भी दोषी होगा 436 के अंतर्गत। यानी कि यहां पर सेक्शन 380 और सेक्शन 436 के अंतर्गत दोषी होगा आईपीसी के अंतर्गत, और ए जो है केवल सेक्शन 380 यानी कि 380 का दोषी होगा। अब अगर ये है कि ए जो है बी से कहता है कि आप ये सी के घर में चोरी करो और उससे जो है या लूट करो, सेंधमारी भी करो, क्योंकि रात को गए बहन, चलो सॉरी मैं दूसरे दौर होता हूं। ए जो है बी को कहता है कि रात में बी सी के घर में आपने लूट करनी है और उसके लिए उसको जो है आयुध भी प्रदान करता है, हथियार वगैरह, बंदूक, पिस्टल, चाकू, छुरे इस प्रकार प्रदान करता है, और वहां पर बी जो है उसके घर में लूट करता है और लूट करने के पर ही वहां एक व्यक्ति की हत्या भी कर देता है। तो यहां पर क्योंकि ए जो हथियार बी से दे रहा है उसका अभिसंभाव्य परिणाम है कि वो चोरी करेगा, अगर कोई यहां व्यक्ति लुट गया, उसको घेर लिया या पकड़ लिया तो वह हत्या भी कर सकता है। तो यहां पर ए और बी जो लूट के लिए भी और हत्या के लिए दोनों के लिए दोषी माने जाएंगे। तो यानी कि अभिसंभाव्यता के परिणाम पर डिपेंड करता है कि सेक्शन 111 के अंतर्गत केवल अबेटर एक ही जो अबेट किया उसके अंतर्गत दोषी होगा या अभिसंभाव्य परिणाम के अंदर दोनों अपराधों के लिए दोषी हो सकता है। अब आती है सेक्शन 114, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेक्शन 114 के अंतर्गत अबेटर किसी व्यक्ति को अबेट करता है कोई अपराध करने के लिए, और उस समय जिस समय की वह अपराध हो रहा है वह वहां उपस्थित है, यानी कि अबेटर भी वहां पर उपस्थित है, तो सेक्शन 114 के अंतर्गत ऑन स्पॉट उपस्थित है तो सेक्शन 114 सर्जित हो जाती है। यानी कि ए बी व्यक्ति को अबेट करता है कि फला शहर में जाकर या फला जगह जाकर सी की हत्या करे, और यहां बी जो है सी की हत्या करने के लिए उपस्थित है, उसी समय यानी कि दोनों के दोनों हत्या करते समय सी के हत्या करते समय उपस्थित हैं, तो सेक्शन 114 के अंतर्गत जो अपराध सर्जित होता है दुष्प्रेरण का। उसके बाद में और धाराएं हैं लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने की सेक्शन ये जो मैंने आपसे बताई, ये धारा जो है प्री एग्जाम के लिए और मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कल को मैं क्या नाम आपसे आपराधिक षड्यंत्र और आपराधिक प्रयास के बारे में जो पूर्ण अपराध है उनके दोनों के बारे में बताऊंगा।